दिलबर साईं, घर से निकलने में इतनी देर लगाती हो। मुलाकात का आधा वक्त तो तुम्हारे इंतजार में ही गुजर जाता है। वैसे भी जिस रात मैं तुमसे मिलता हूँ, मुझे वो रात आम रातों की बनिस्बत बहुत मुख्तसर लगती है, पलक झपकते में गुजर जाती है। मीर ने उसकी आंखों के सामने चुटकी बजाई। यार, तुम थोड़ा जल्दी नहीं निकल सकती घर से? तुम्हारी अम्मा और अब्बा तो जल्दी सो जाते होंगे। वो उसके इंतजार से खासा झुंझलाया हुआ लग रहा था। साईं, अम्मा बाबा तो जल्दी सो जाते हैं, मगर गांव वाले और हवेली के पहरेदार इतनी जल्दी नहीं सोते। इसलिए मैं रात गहरी होने का इंतजार करती हूँ, ताकि कोई मीरा पीछा ना करे। जरताज ने धीमे लहजे में तफसील बयान की। मैं अगले हफ्ते तक अम्मा को तुम्हारे घर भेजने वाला हूँ। अब मजीद तुमसे दूर नहीं रह सकता। मुझे हर पल हर वक्त तुम्हारा साथ चाहिए। तुमसे बात ना हो, तुम्हें ना देखूं, जिस दिन तुम मेरा दिन नहीं गुजरता, कोई काम भी ठीक से नहीं कर पाता, मेरा दिमाग खराब हो जाता है। वो बेबसी से बोला। जरी, मैं अब शादी में डिले नहीं करना चाहता। मीर का लहजा गंभीर था। वो दोनों दरख्त से टेक लगाए बराबर बराबर बैठे थे। उसकी बात पर मीर के हाथ में दबा जरताज का नाजुक हाथ कपकपा कर रह गया। मीर साईं, बड़ी बीबी और बड़े मीर साईं इस रिश्ते के लिए राजी हो जाएंगे? अगर उन्होंने इनकार कर दिया तो? उसने डरते हुए दिल में उभरने वाला अंदेशा जाहिर किया। यार जरी, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? क्यों इतनी खौफजदा रहती हो? मेरे होते हुए तुम्हें किसी की भी परवाह करने की जरूरत नहीं। ये तो तय है, अगर उन्होंने इनकार कर भी दिया तो भी मैं शादी तो सिर्फ तुमसे ही करूंगा। और मीर सजावल को अपनी बीवी को उसका हक और जायज मुकाम दिलवाना आता है। वो मजबूत लहजे में बोला। तुम फिक्रमंद मत हो, ये सारी फिक्रें करने के लिए मैं मौजूद हूँ। मुझे क्या करना है, कैसे करना है, सब मैं जानता हूँ। तुम बस दुल्हन बनने की तैयारी करो और मेरे ख्वाबों में खोई रहो। तुंद लहजे में कहते हुए यकदम ही मीर सजावल का लहजा ठंडी फवार बनकर जरताज पर बरसने लगा। मीर साईं, मेरे लिए आपका इतना प्यार, इतनी इज्जत मुझे बहुत खुशी देती है। आपकी मोहब्बत मेरी रगों में लहू के साथ दौड़ने लगी है। प्लीज मुझे कभी इससे महरूम मत कीजिएगा। जरताज की आंखें मीर के इतने मान और भरोसे पर आंसुओं से भर गईं। दिलबर, तुम मुझसे कौन सा इजहार चाहती हो जिससे तुम्हें यकीन हो जाए कि तुम्हारे लिए मेरी मोहब्बत दायमी है, जो ता कयामत मेरे दिल में रहेगी। मैं रात के इस पहर अपनी जान को खतरे में डालकर सिर्फ चंद घड़ी तुम्हारे दीदार के लिए शाहपुर आता हूँ, जहां मेरा दाखिला ममनू है। क्या मेरी मोहब्बत को साबित करने के लिए ये गवाही काफी नहीं? मीर सजावल ने शिद्दत जज्बात से कहते हुए अपने लब उसकी आंखों पर रख दिए। अच्छा साईं, बस एक बात और पूछूं? मीर सजावल के कपड़ों से उठती परफ्यूम की दिलफरेब खुशबू में किसी नागवार बू का भपका भी था, जिसकी वजह से जरताज को सांस लेने में भी दुश्वारी हो रही थी। उसने पूछते हुए मीर के सीने पर हाथ रखकर आस्तगी से उसे दूर किया और अपना हाथ मुंह पर रख लिया। पूछो दिलबर साईं। मीर ने जरताज की इस हरकत पर उसे गुस्से से घूर कर देखा, फिर उसके कान के बेहद नजदीक मखमूर लहजे में बोला। साईं, आप यूनिवर्सिटी में लड़कियों के साथ पढ़ते थे, वहां आपकी क्लास फेलोज के साथ दोस्ती भी रही होगी। उसने झिझकते हुए मन में कई दिनों से हलचल मचाने वाला सवाल किया। मीर ने चौंक कर उसकी तरफ देखा, फिर संजीदगी से बोला। हाँ, क्यों नहीं। 10-12 लड़कियों के साथ मेरी बहुत अच्छी दोस्ती थी। इनफैक्ट उनमें से 2-3 के लिए तो मैं सीरियस भी हूँ। सोचता हूँ हमारी शादी के बाद उनसे भी शादी ही कर लूँ। कब तक उन बेचारियों को भी इंतजार कराऊंगा। लेकिन तुम टेंशन मत लो, उन सबको मैं शहर में ही रखूंगा। हवेली में तो सिर्फ हम दोनों ही रहेंगे। मीर सजावल के चेहरे पर दिल मोह लेने वाली दिलफरेब मुस्कुराहट फैली। जरताज हैरत से मुंह खोले उसे देख रही थी। यकायक उसकी मुस्कुराहट पर जरताज की हैरत इश्तियाल में बदली। मीर पर नाराजगी या बरहमी का बरमला इजहार करने की गुस्ताखी तो वो कर नहीं सकती थी, इसलिए हाथ चढ़ाकर उठने लगी। मीर ने एक झटके में उसे वापस बिठा दिया। दिलबर साईं, तेरे हैं हम। हाय, तेरे बिना जीना भी है क्या जीना। मीर सजावल अपनी खूबसूरत आवाज में पुरशोक निगाहें उस पर मरकूज किए धीमे सरू में गुनगुनाया। उस वक्त उसकी बेखुदी और सरूर अरूज पर था। जरताज उसकी इस अदा पर खिलखिलाकर हंस पड़ी और दोनों हाथों में चेहरा छुपा लिया। मीर सजावल ने उसकी दोनों कलाइयां थाम ली और संजीदगी से बोला। जरी,
मुझ में लाख बुराइयां सही, मगर मैंने अपने जज्बात को जस्ट फॉर फ्लर्टिंग पर ज़ाया नहीं किया। मैंने पूरी सच्चाई और ईमानदारी के साथ उन्हें अपनी बीवी के लिए संभाल रखा है। दिलबर साईं, मुझ पर सिर्फ तुम्हारा हक है और हमेशा रहेगा। जब तुम्हें पहली बार देखा था, उस पहली नज़र में ही तुम्हें अपना करने का फैसला कर लिया था और मैं आज भी इस फैसले पर कायम हूँ। तुमसे पहले ना मेरी जिंदगी में कोई था और ना तुम्हारे बाद कोई ये जगह ले सकता है। उसने मोहब्बत पाश नजरों से कहते हुए जरताज के नाजुक मोमी हाथ चूम लिए। इस एतराफ पर जरताज का चेहरा गुलनार हो गया। वो मीर सजावल जैसे खरल इंसान को पाकर अपनी किस्मत पर बेहद नाज़ा थी। रात के 2 बजे शाह रूम में एंटर हुआ था। अरूश बेड पर घुटनों में सर दिए सिसक रही थी। उसने खटके की आवाज पर सर उठाकर देखा, मगर वो अरूश को नजरअंदाज करता हुआ वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। कुछ देर बाद कपड़े चेंज किए वो अरूश के सर पर खड़ा था। उसने हाथ बढ़ाकर अरूश का सर ऊंचा किया। क्यों रो रही हो? क्या कोई मर गया है? मौजम शाह बदलिहाजी से गर्राया। मुझे अम्मा और अयान की बहुत याद आ रही है, अरूश ने नम आवाज में जवाब दिया। ये आंसू अम्मा की याद में बहाए जा रहे हैं या फिर? शाह ने कसदन बात अधूरी छोड़ दी, फिर उंगली से उसके रुखसार पर बहती लकीर को पोर में समेटा और छींटे की सूरत में अरूश के मुंह पर झटक दिया। शाह, मैं इतने दिन उनसे कभी दूर नहीं रही, मुझसे ये दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही। आपने कहा था आप उन्हें यहाँ बुलवाएंगे, लेकिन आपने उन्हें अब तक नहीं बुलवाया। प्लीज अब मुझे उनके पास ले चलें। अरूश ने हाथ जोड़ते हुए उसकी मिन्नत की। ये सच था, अरूश जब से पैदा हुई थी एक पल के लिए समीना बेगम से दूर नहीं रही थी, क्योंकि ना तो उन लोगों के कोई रिश्तेदार थे, ना वो किसी से मिलना मिलाना करते थे। इस पर शाह ने इन लोगों को यहाँ आने और अरूश के वहाँ जाने पर पाबंदी लगाकर हदे दर्जा जुल्म किया था। उसने अरूश को तसल्ली तो दे दी थी कि वो समीना बेगम को यहाँ बुलवा लेगा, मगर समीना को वो पहले ही यहाँ बिला इजाजत आने की तंबी कर चुका था। खुद उन्हें यहाँ बुलवाने का भी फिलहाल उसका कोई इरादा नहीं था। समझाया था ना, शहर जाने की बात नहीं करोगी, फिर इस बकवास का मतलब? शाह ने जन्नाटेदार थप्पड़ अरूश के मुंह पर मारा। अरूश की आंखों के आगे तारे नाच गए। वो गाल पर हाथ रख के बिलक बिलक कर रोने लगी। शाह चंद लम्हे उसे देखता रहा। उसके दिल ने बीट मिस की और उसने बढ़कर अरूश को अपने हिसार में ले लिया। अरूश को यकदम जैसे सांप सूंघ गया। अपनी गर्दन पर बढ़ते हुए शाह के लबों के लम्स पर उसका सख्ता टूटा। उसने फड़फड़ाकर शाह की बाहों का हिसार तोड़ना चाहा, मगर शाह ने उसे और भी सख्ती से जकड़ लिया। शाह, प्लीज छोड़ दें, मुझे नींद आ रही है, वो मिनमिनाई। मैंने तुम्हें सोने की इजाजत नहीं दी है और मेरी इजाजत के बगैर तुम सो सकती हो? शाह उसकी दोनों कलाइयां सख्ती से जकड़े पूछ रहा था। अरूश उससे नजरें नहीं मिला पा रही थी। बोलो, सो सकती हो? नहीं। शाह के रवैये से खाइफ अरूश के मुंह से बमुश्किल निकला। फिर इतने ड्रामे क्यों करती हो, जब जानती हो मेरी मर्जी के बगैर तुम सो भी नहीं सकती? शाह सर्द महरी से कहते हुए उसके कानों से ईयररिंग्स उतार रहा था। अरूश की आंखों से टिप टिप आंसू गिर रहे थे जो शाह के सीने में जज्ब होने लगे, मगर शाह ने उसकी दबी दबी सिसकियों और इल्तिजाओं की तरफ से अपने कान बंद कर लिए। शाह बेहसी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ते हुए अपनी मनमानी करने के बाद पुरसकून नींद से सो गया था। लेकिन अरूश पर यह रात बड़ी कयामत खेज थी। उसकी आंखों से नींद रुखसत हो चुकी थी। सुबह तक वो अपनी पामाली पर सिसकती रही, मगर उसके पहलू में सोया हुआ उसका शरीके सफर, उसके दुख सुख का साथी बेखबर बना रहा। पूरे गांव में ये खबर गर्दिश कर रही थी कि मज़ारे नवाज की 15 साला बेटी, जो सुबह स्कूल जाने के लिए घर से निकली थी मगर स्कूल पहुंची नहीं, अब सपहर होने को आई थी, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल रहा था। नवाज और उसकी बीवी पूरे गांव में मारे मारे फिर रहे थे। हर एक से पूछ लिया था, लेकिन किसी ने भी उसकी बेटी को स्कूल जाते हुए नहीं देखा था। बिलाखिर थक हार कर वो दोनों हाथ जोड़े हवेली पहुंच गए। शाह इस वक्त ड्राइंग रूम में ही मौजूद था जब बाहर शोर शराबे की आवाज उसकी कान तक पहुंची। उसने मेहमानों से ध्यान हटाकर शोर की तरफ तवज्जो दी। तभी खादिम हुसैन हाथ बांधे ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ।
झुककर शाह के कान में सरगोशी की और मौत बाना खड़ा हो गया। शाह ने चंद लम्हे कुछ सोचा और मेहमानों से माजरत करते हुए उठ गया। उसका रुख दरवाजे की जानिब था। खादिम हुसैन भी उसके पीछे ही निकल गया। दालान में ही नवाज और उसकी बीवी हाथ जोड़े खड़े थे। शाह को देखते ही उसकी बीवी शाह की तरफ लपकी और अपने सर की चादर उतारकर उसके कदमों में रख दी। छोटे शाह जी, हमारी मदद करें। मेरी धी सुबह स्कूल गई थी, मगर जब छुट्टी होने के घंटे भर बाद भी घर नहीं पहुंची तो मैं स्कूल पहुंची, मगर वो वहां भी नहीं थी। मास्टरनी कहती है आज वो आई ही नहीं, शाम होने को आई है। हम मियाँ बीवी ने उसे हर जगह ढूंढ लिया, मगर उसका कुछ पता नहीं चला। बस आप ही हैं जो हमारा सहारा है। मैं बड़ी उम्मीद लेकर आई हूँ। वो शाह के पैर पकड़े गिड़गिड़ा रही थी। खादिम हुसैन, इसकी चादर उठाकर इसके सर पर डालो और पता करो इसकी धी कहाँ है। तुम अपने घर जाओ, बहुत जल्द तुम्हारी बेटी तुम्हें मिल जाएगी, ये मेरा वादा है तुमसे। शाह ने बैक वक्त दोनों को मुखातिब किया। बड़ी मेहरबानी साईं, अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे। वो दुआएं देते हुए खड़ी हो गई। खादिम हुसैन ने उसकी चादर जमीन से उठाकर उसके सर पर डाली। शाह मुड़कर ड्राइंग रूम में जाने के बजाय दालान से गुजरकर एक कमरे में आ गया जो सिर्फ उसके ही इस्तेमाल में रहता था। वो खादिम हुसैन को अपने साथ आने का इशारा कर चुका था। खादिम हुसैन, सुना है मीर सजावल आजकल अपना ज्यादातर वक्त फार्म हाउस पर गुजारता है और कुछ दिनों से उसके कुछ खास मेहमान भी आए हुए हैं जिन्हें उसने अपने इसी फार्म हाउस पर ठहराया हुआ है। शाह ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए खादिम हुसैन से तायद चाही। उसकी आंखों से सफ़ाक की छलक रही थी। उसने सिगरेट सुलगाया और लबों से लगा लिया। जी साईं, खादिम हुसैन ने कुछ उलझते हुए तायद की। खादिम हुसैन, तुम ऐसा करो, शहर चलने की तैयारी करो। शाह ने उसे हिदायत की और मोबाइल कॉन्टैक्ट्स में किसी का नंबर सर्च करने लगा। कॉल मिलाकर उसने मोबाइल कान से लगाया। दूसरी तरफ फौरन ही कॉल रिसीव कर ली गई। इस वक्त तुम कहाँ हो? उसने दूसरी तरफ मौजूद शख्स से इस्तफसार किया। ठीक है, तुम उसे लेकर जगह पर पहुंचो। मैं थोड़ी देर में गांव से निकल रहा हूं। रात तक शहर पहुंच जाऊंगा। तब तक तुम्हें उसे किसी भी तरह संभालना है। मेरे पहुंचने तक तुम हरगिज भी जगह से नहीं निकलोगे। किसी भी सूरत तुम्हें मीर सजावल या मीर सतीन के हाथ नहीं लगना चाहिए। और ख्याल रहे, इस लड़की पर एक खराश भी ना आने पाए, वरना तुम्हारे टुकड़े करवा कर भूखे कुत्तों के आगे डलवा दूंगा। शाह ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। टांग पर टांग चढ़ाए वो इस्तरारी अंदाज में पाँव को हरकत दे रहा था।